हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हम अपने मैनेजमेंट की सीरीज कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी और सीएसआईआर जैसे एग्जाम्स के लिए, मेरा ये टारगेट है कि आपकी सीएसआईआर एग्जाम्स के पहले मैं सारा मैनेजमेंट आपको कंप्लीट करवा दूँ, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का हो, चाहे वो सीएसआईआर का हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर सीरीज होगा वो दोस्तों, हम लोग 7 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आप टोटल। वो है ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम लोग पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर 5 मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन मॉडल्स को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर जॉब एनालिसिस क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आप सीएसआईआर में इसका सिलेबस देख सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई ग्रेड बी में भी ये टॉपिक्स आते हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट 3 टॉपिक्स है वो आरबीआई ग्रेड बी में है। तो मैं दोनों को बैलेंस बना के चल रहा हूँ ताकि आप दोस्तों पूरे लेक्चर सीरीज में बने रहिए। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने अपनी बीटेक एनआईटी रायपुर से करी है, मैं अपनी एमबीए आईआईएम रांची से कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाली है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, आईबीएससीआईओ, एफकैट और कैट जैसी बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्स को मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी करे हुए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर सीरीज़ की। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब क्या होता है, अब दोस्तों इसको समझना है तो आप मान के चलो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हो। एक मिनट, थोड़ा सा पेंसिल का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके। ये सब क्या है, ये सब एम्प्लॉयज़। अब इन एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर मतलब क्या है, कैसे हैं, मतलब हैप्पी रहते हैं, वेदर दे आर हैप्पी। ठीक है, हैप्पी है, सैड है, एग्रेसिव है या काम है। ठीक है, एग्रेसिव है, काम है। बात इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रैक्शन कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, इमोशन हैंडलिंग कैसी है, इमोशन हैंडलिंग कैसी है। ये सारे चीज़ जब आप देखते हो दोस्तों, इनकी स्टडी को करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको ये पता होता है कि आपका एम्प्लॉय कैसा है, आपका एम्प्लॉय किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो अच्छा स्ट्रेस टेकर है, ठीक है, अगर कुछ भी आपका रिस्क आ गया, रिस्क टेकर अच्छा है, कुछ भी रिस्क अगर आ गया तो उस सिचुएशन में अगर वो काम कंपोज रह के चीज़ों को सोच पाता है, तो वैसा एम्प्लॉय को हम लोग कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में असाइन कर सकते हैं जिस टाइम कि आपको एकदम डेडलाइन आपकी कम होगी, काफ़ी ज़्यादा काम करना है, बट आप एट द एंड आप रिस्क में भी एक काम माइंड से परफॉर्म कर रहे होंगे, है ना। तो वैसा बिहेवियर, इसलिए आपको क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके स्टाफिंग पर्पज़ के लिए भी, साथ साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी पर्पज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी जान पाते हो दोस्तों कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग खुश है या नहीं होता है, आपका एट्रिशन रेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लोग कहीं ज़्यादा छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं मतलब कारण यही है कि आपका इन्वायरमेंट ख़राब चल रहा है, लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल है, लोगों को अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, लोग इसलिए आपकी जॉब छोड़ के जाते हैं। एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, लोग ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, छुट्टियाँ ज़्यादा मारते हैं। ठीक है, फिर लोग आपके बारे में एम्प्लॉयज़ क्या सोच रहे हैं, उन लोग खुश है या नहीं है। तो ओवरऑल अगर आपको सब कुछ देखना है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को आप कैसे पढ़ सकते हो, या तो एक इंडिविजुअल के बेसिस में भी पढ़ सकते हो कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी क्या है, मतलब हर एक एम्प्लॉय की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, सब डिफरेंट होती है, सब एज ए इंडिविजुअल सब लोग बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में सोच सकते हो। फिर आप ग्रुप्स को भी पढ़ सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ले लिया कि उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, ग्रुप ले लिया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसको रिजॉल्व करना है तो भी ये बहुत काम आती है सब चीज़ों को। फिर आप अकॉर्डिंगली अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी के लिए, एफिशिएंट परफॉर्म करने के लिए आपके लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैनेजर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो
अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो खुश नहीं है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर्ली गाइड करते रहे, प्रॉपर्ली उसे मोटिवेट करते रहे, प्रॉपर्ली उसे डायरेक्शन दिखाते रहे, उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट पर्पस को फुलफिल वो करते रहे, उसका ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की, प्रमोशंस सब अच्छे हो, मतलब वो सेटिस्फाई रहे। ये काम होता है हर एक मैनेजर का, ये काम होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था टास्क ओरिएंटेड, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, तो ये बिट ऑफ द एम्प्लॉय ओरिएंटेड साइड में कहूँगा इस चीज़ को। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। और मैनेजर को पता होना चाहिए कि मैनेजर्स नीड टू बी एबल टू एक्सप्लेन वाई एम्प्लॉयज इंगेज इन सम बिहेवियर्स, ठीक है। अब ये पता लगाना है कि आपका अगर एम्प्लॉय बहुत हटी है, अगर आपका एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एकदम हट गया है, मतलब बोलते हैं कि वो काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है, वो एकदम रिलक्टेंट है, व्हाट आई कैन से इज रिलक्टेंट, काफ़ी रिलक्टेंट है काम करने को, तो वो क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर वो बहुत छुट्टी मार रहा है तो वो क्यों ऐसा मार रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो मैनेजर को पता होना चाहिए, वो एक्सप्लेन कर पाए बिहेवियर ऐसा क्यों उन लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ को दोस्तों जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मैनेजर को, तभी तो वो स्टेप्स ले सकते हैं, नेसेसरी स्टेप्स ले पाए, एक्शंस ले पाए, अपने डिसीजन उसके हिसाब से बना पाए, ठीक है। चलेगा, वो भी समझ में आएगा दोस्तों। तो लिख लो, एक बार देख लो आप, मैं आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट individuals, groups and structure have on the behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अच्छा करना है तो आपको डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये सारे वही जो चीज़ें मैंने बताई है वो सब इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। फिर 6 इम्पॉर्टेंट्स हैं जो चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है, वो भी के कुछ फ़ायदे होते हैं दोस्तों, क्या फ़ायदा मिलता है, कैसे आप एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस कर पाते हो, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट वंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, वो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को ढंग से आप पढ़ोगे तो आप मेजर भी कर पाओगे दोनों एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को, एम्प्लॉय की, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत एफिशिएंटली भी कर सकते हो, कितना एफिशिएंट है वो, कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिव में टीआई लग रहा है, टीआई आ रहा है मतलब टाइम बेसिस पे, और सीआई मतलब कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है, रिसोर्स बेसिस पे, कितना वो रिसोर्स बचा पा रहा है, कितने कम कॉस्ट में वो काम कर पा रहा है, कितने कम रिसोर्सेज के साथ वो प्रोडक्शन दे पा रहा है, इफेक्टिवनेस कितने कम टाइम में वो ढंग से पूरा काम कर पा रहा है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजर्स वांट टू नो व्हाट फैक्टर्स विल इन्फ्लुएंस देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी जाननी है, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को पहचानना है तो दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हो गया एब्सेंटिज्म, क्यों ऐसा होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, क्यों छुट्टी ज़्यादा मारते हैं, कोई ना कोई रीज़न तो होगा। इस रीज़न को अगर आपको पता लगाना है तो डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी, ताकि आप इसे कम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कभी भी, आप एब्सेंटिज्म को एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हो, तो एक लेवल तक आप कम कर पाओ। तो सेकंड हो गया एब्सेंटिज्म। फिर टर्न ओवर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन लोग छोड़ के चले जाते हैं, कम टाइम में लोग ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं, माइट भी आपके प्रमोशन एस्पेक्ट्स अच्छे ना हो, माइट भी आपका वर्क कल्चर अच्छा ना हो करके लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, प्रमोशन आप सही से दे नहीं रहे हो बंदों को, इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, बहुत उनको अच्छा फील नहीं होता, या उनके डिसीजन में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ऐसा कुछ उनको फील नहीं हो रहा होगा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो टर्नओवर को आपको एलिमिनेट करना, एलिमिनेट भी आप नहीं कर सकते कभी भी टर्नओवर को, इसको मिनिमाइज जितना कर पाओ उतना अच्छा होता है। और एक बात और होता है कि देखो, जब भी आप कहते हो ना अरे चलेगा तो क्या हो गया, भाई चलेगा तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय आपको चले जाता है तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ता है दोस्तों क्योंकि आपको वापस रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ता है, फिर रिक्रूटमेंट करोगे, फिर उनका ओरिएंटेशन होता है, फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवानी पड़ती है, भाई ये सब का कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, बार बार कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती है सब कॉस्ट को बार बार लाने के लिए, फिर दोबारा से उस बंदे को सिखाओ या बंदे को सिखाओ भाई क्या है ये सब क्यों हो रहा है, फिर उसको सिखाओ, फिर उसका एडजस्ट होने में 1 साल लग जाएगा। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग के बंदे हो या कोई आप एएसएम टाइप के सेल्स रोल में हो, या वहाँ पे तो और दिक्कत हो जाती है। तो मान लो कोई एरिया सेल्स मैनेजर है, अब उसका वो 2-3 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में है और वो ऑलरेडी उसके रिलेशन इस्टेब्लिश हो चुके हैं पूरे टेरिटरी में, पूरे एरिया में। अब कोई और बंदा आएगा, कनेक्शंस तो आपके उस बंदे के थ्रू होते हैं ना, आप कंपनी के मेन क्या होते हो, एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हो, जब आपके थ्रू
लोग डीलर जो रहते हैं वो आपके थ्रू सामान खरीदते हैं, आपके थ्रू उनके रिलेशंस बने होते हैं, आपके पहचान हो जाती है, कॉन्टैक्ट हो जाता है डीलर से, उनसे आपका पर्सनलाइज रिलेशनशिप हो जाता है। जब कोई नया बंदा आता है तो वो जो रिलेशन जो ऑलरेडी बन चुके थे उसके साथ, वो अब बनते हैं क्या, वो रहते हैं क्या, वो नहीं रहते, उसको वापस एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, ऐसे कोई रिलेशन ख़राब हो, तो कंपनी को भी अच्छा नहीं लगता जब उनका टर्नओवर जो रेट है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, लोग ज़्यादा छोड़ के जाएँ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। तो ओबी की स्टडी करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ओसीबी, ये अपना पार्ट नहीं है, फॉर्मल जॉब रिक्वायरमेंट्स का पार्ट नहीं है, बट ये प्रमोट करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, अ गुड ओसीबी इंक्लूड हेल्पिंग अदर्स टू वन वर्क टीम, ठीक है। समझ लो कोई बंदा आपके साथ ढंग से, मतलब होता है एक अच्छा सिटीजन कौन होता है, जो खुद तो अच्छे से रहता है, साथ ही में दूसरी की हेल्प भी करता है, साथ ही में कुछ भी अपने सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए या लड़ाई झगड़ा हो गया उसको कम कर रहा हो, अपने नेबर्स की हेल्प करता है। अच्छा बंदा सिटीजन कौन होता है, यही होता है। सेम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, जब आप अपने कलीग्स की हेल्प करने लग जाते हो, ग्रुप्स की, आप ग्रुप्स में साथ में काम करते हो, कॉन्फ्लिक्ट को हटाते हो, लोगों की हेल्प करते हो, जो बंदा ढंग से नहीं कर पा रहा तो उसको जाके आप हेल्पिंग हैंड को लैंड करते हो, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो ना दोस्तों, यही सब होता है ये अपना ओसीबी। अच्छा ओसीबी बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके स्ट्रेस कम हो पाए, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे दोस्तों, वर्क ओवरलोड कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें ओबी ये सब चीज़ों को हेल्प करता है। जॉब सेटिस्फैक्शन, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट प्लेज अ की रोल इन योर एट्रिशन रेट। अगर आप जॉब सेटिस्फाइड नहीं होंगे दोस्तों, तो आप डेफिनेटली स्विच करते हो, तो स्विच करोगे तो आपका एट्रिशन रेट बढ़ता है, मतलब टर्नओवर बढ़ जाता है, और हमें टर्नओवर को कम करना है। ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस यही होता है कि यूजुअली वो टर्नओवर को थोड़ा कम रखे, मतलब एक बैलेंस रखे, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टर्नओवर इतना कम हो गया है तो मतलब बंदा फिर काम ही नहीं कर रहा। ले ऑफ्स का डर भी होना चाहिए एम्प्लॉयज़ में, ताकि वो बंदा काम रहे। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर ले ऑफ्स एंड टर्न ओवर, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, क्योंकि अगर जब आपका प्रॉपर बैलेंस होता है ना दोस्तों, तभी चीज़ें अच्छे से वर्क करती है। डर भी होना चाहिए, पर एट दी एंड आपको सिक्योर भी फील करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, सिक्योर फील कराओ, अच्छा इन्वायरमेंट दो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए उनको मौका दो, उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाओ, ताकि आपका जो एम्प्लॉई है वो सीखे काम को अच्छे से, उसको सेटिस्फाइड लगे। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा करो, एथिक्स सुधारो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो, उसका प्रमोशन अच्छा करो, इंसेंटिव अच्छा करो, और साथ ही साथ सैलरी भी अच्छी रखो, ताकि वो बंदा खुश रहे। फिर होता है वर्क प्लेस मिसबिहेवियर। हाँ, अगर आपके वर्क प्लेस में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, आपकी कलीग से सही से नहीं बन रही, रोज़ डांट डूट हो रही है, आपका मैनेजर आपसे ढंग से बात नहीं करता, एग्रेशन बिहेवियर शो करता है, एंटी सोशल टाइप का बिहेवियर शो करता है, वायलेंस शो करता है, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती है ये डेफिनेटली जॉब सेटिस्फेक्शन को कम कर देगी, आपका मेंटल स्टेट ख़राब कर देगी। तो आप क्या करोगे, आप कहीं और जाना चाहोगे, तो एट्रिशन बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा। तो वर्क प्लेस मिसबिहेवियर को भी अगर आपको नापना है तो ओबी आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप आप लोगों को दोस्तों ओबी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों बहुत अच्छी चीज़, वो है बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो पर्सनालिटी क्या होती है, जो भी चीज़ आप दिखाते हो अंदर से, बाहर से, जो आप हो एक्चुअल में, ठीक है, जो आप हो, आपके अंदर में क्या एटीट्यूड्स, आप बिहेवियर क्या शो करते हो, आप कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करते हो, एक सिचुएशन में दूसरे सिचुएशन में आपके मन में चीज़ें कैसी चेंज होती है, वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, यू कैन से दोस ऑल आर योर पर्सनैलिटी, ठीक है। और इसमें कुछ बिग 5 मॉडल है, ये जो हमारे सिलेबस में हमें ये पढ़ना है, तो अगर आपको इसे याद करना है बिग 5 मॉडल को, तो एक तरीका है ओशिन, ठीक है। एन से आपका न्यूरोटिसिज्म, ओशिन है तो पहले ओ से देख लेते हैं। ओपननेस, आप कितने ओपन हो दोस्तों, कैसे आप, क्या आप अपने डिसीजंस को बता सकते हो, अपने मैनेजर के पास जा सकते हो, आप अपनी पावर्स को एक्सरसाइज ढंग से कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप खुल के बता सकते हो उसे, या खुल के उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, या कुछ जैसे आपके पास कोई कोड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक इस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स से जाओ, अगर आपके पास कुछ नया इनोवेटिव आइडिया है तो आप वो लगा दिया।
आपने कुछ इनोवेशन कर दिया, उसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन ओपन है, आपको चांस दे रही है, आप ओपन हो कि नहीं, वो होता है ओपननेस। ठीक है, या आप ओपन हो, आपके अंदर कोई झिझक झिझक तो नहीं है। होता है ना, कुछ लोग के पास आइडियाज़ तो होते हैं बट उन लोग ढंग से दिखा नहीं पाते, उन लोग ढंग से चीज़ों को कर नहीं पाते, क्योंकि उन लोग शाय होते हैं, उन लोग खुल नहीं पाते, घुल मिल नहीं पाते। तो वो होता है ओपननेस। ठीक है, ओशन। फिर हो गया कंसाइनटियसनेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपने कुछ टास्क डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने कुछ डिसाइड किया हुआ है, तो क्या आप उसे ढंग से कर पाते हो? क्या आप एक टाइम पे एक टास्क पे फोकस करके उसको कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं? या आप 10 चीज़ों को एक साथ लेके सारी चीज़ों में उलझ जाते हो और कुछ भी चीज़ें नहीं कर पाते हो? ठीक है, ये होता है आपका। लिख देते हैं यहाँ पे ओशन का। खैर ये तो ओपननेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओशन। ठीक है, फिर होता है एक्स्ट्रा वर्जन। इसका एक स्कोर होता है। ठीक है, इसका एक स्कोर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो बात करने में, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी है, आप काफ़ी सोशल एनिमल हो, तो आप चीज़ों से क्या, आप लोगों से ज़्यादा बात करोगे, आपका एक्सट्रोवर्जन का स्कोर उतना अच्छा आएगा, आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी दिखती है, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप ओपन होके लोगों से जाके घुल मिल पा रहे हो। वही अगर आप इंट्रोवर्ट हो, जैसे एक्स्ट्रोवर्जन स्कोर्स के बेसिस पे आप देख सकते हो दोस्तों, कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट हो तो आप मार्केटिंग सेल्स वाले बंदे हो जाते हो, मतलब वैसी जॉब्स में आप ज़्यादा अच्छा करते हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है आपका। ठीक है, वैसे अगर आपका एक्सट्रोवर्जन स्कोर कम है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं बन सकते, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम कर सकते हो, आप कोडर अच्छे बन सकते हो, जिसमें आपका लोगों से इंटरेक्शन कम होगा, बट अपने एज अ पर्सन आप काफ़ी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसा होता है, एक्स्ट्रोवर्जन स्कोर बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है, अगर आप एक्स्ट्रोवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट हो। ये मतलब नहीं होता कि दोस्तों एक्स्ट्रोवर्ट हमेशा अच्छा होता है, ये भी मतलब नहीं होता कि इंट्रोवर्ट हमेशा गंदा होता है। दोनों, इनफैक्ट मैं कहता हूँ दोनों का अपना यूसेज है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ एसेट कैसे यूज़ करते हो, आप कहाँ पे फील्ड करते हो, कहाँ पे प्लेस करते हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है एक्सट्रोवर्जन। ओशन, एग्रीएबलनेस। आप अपने कलीग से कितना एग्री करते हो, क्या, क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करते हो, अगर आप हटी बिहेवियर को, रिलक्टेंट बिहेवियर को, ज़्यादा लोगों से बातचीत, घुलना मिलना, बातचीत तो चलो खैर आप नहीं करते हो, लेकिन आप लोगों की बातों पर भी एग्री नहीं करते हो, एकदम गुस्से से उनकी नज़रों से देखते हो, तो आप उतने ही टीम में कॉन्फ्लिक्ट लाने की कगार पे आप खड़े हो जाओगे। हमेशा दोस्तों गलत चीज़ों में आप एग्री नहीं कर सकते, गलत चीज़ों में आपको अपना स्टैंड लेना होता है, वो बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे हम। बात इस हमारा मतलब इस चीज़ से है कि आप कितने ज़्यादा, जब चीज़ें सही है उसमें भी अगर आप एग्री नहीं कर रहे हो, आप अपने इसमें लगे हुए हो, आप काम को रोक सकते, मतलब इसका यही मतलब होता है कि आप अपने काम को रुकवा रहे हो, चीज़ों को आप रुकवा दोगे, एग्रीएबलनेस आपकी कम है, तो आप उतनी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को पैदा करोगे, और साथ ही साथ अगर आप एक टीम प्लेयर नहीं हो तो। फिर एक आता है न्यूरोटिज्म, एन से, उसको इमोशनल स्टेबिलिटी भी कहते हैं, कि आप कैसे थिंक करो। होते हैं दोस्तों कुछ लोग काफ़ी नेगेटिव सोचते रहते हैं, उन लोग की आदत होती है कि हर टाइम वो काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो चीज़ों को आप उतने अच्छे से काम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा आप अपना काम नहीं कर पाओगे, और साथ ही साथ आप सेटिस्फाई भी नहीं रहोगे अपने लाइफ में, ना ही अपने जॉब में। माहौल उतना ही गंदा होगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट में कौन पसंद करता है काम करना, कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप जितने नेगेटिव रहोगे उतना दिक्कत आएगा। तो इसलिए आपको एक और चीज़ पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख है, नेगेटिविटी है अगर आपको, तो मैं डेफिनेटली आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेडिटेशन और अपनी फिज़िकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दो, फिज़िकल प्लस मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत ध्यान दो। जिम लगा दो, या तो आप दौड़ने जाओ, आधे घंटे का वर्कआउट करो, लेकिन कुछ तो करो, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ को भाई बहुत ध्यान दो, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया है अपने मेंटल हेल्थ से। तो मैं वही चाहता हूँ कि दोस्तों मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंटली खुश रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रील्स वील्स को ज़्यादा स्क्रॉल ना करो, स्क्रीन टाइम बना लो, इतना स्क्रीन आपको देखना है, जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो, क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है। ये सब जो मोबाइल से चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, मोबाइल से आप एक लिमिट के बाद, मोबाइल आपके लिए हानिकारक है। पढ़ने लिखने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, सही है, लेकिन
स्क्रीन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। मैन एक सोशल एनिमल है, वो लोगों से बातें करने के लिए बना है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बना है, घूमने फिरने फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बना है, वो बैठने के लिए सोने के लिए नहीं बना है। बैठो सो, लेकिन एक टाइम तक, ठीक है। तो वही है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। तो वही नेगेटिव थिंकिंग कम रहे, तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन उस हिसाब से डिपेंड भी करेगा। साथ ही साथ अब क्या होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें मैं ध्यान भी देता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों से शेप होती है। आप कैसे इंसान हो अभी, कल को चल के आप अलग इंसान भी बन सकते हो, डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। अगर आप काफ़ी अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो तो आप भी खुद देखे होंगे, जो आप मंदिर जाते हो तो आप में अलग से एक मंदिर, जब जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी रिलीजियस प्लेस आप विजिट करते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती होगी, ठीक है। अलग पॉजिटिविटी का एहसास होता है, आप ऑटोमेटिकली काम हो जाते हो, ठीक है। होता है ना, आप कोई वही अगर एक मंदिर में इंसान है, कोई भक्त है, उससे आप जब बात करोगे तो एकदम अरे शांति से बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, खुश होकर बात करोगे। वही इंसान अगर लोकल ट्रेन में मिल जाए और धक्का वक्का कहीं गलती से आपको लग जाए तो आप 4-5 गालियाँ उसे सुना दोगे, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी वहाँ मंदिर में कुछ और है और ट्रेन में असल ज़िंदगी में शायद कुछ और होगी, है ना। तो वही है, एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करता है कि आप कौन सी जगह हो, आप कैसे हो, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, फैमिली फ्रेंड्स सोशल ग्रुप्स आप पे कैसा रहा है। आज बोलते हैं ना, गंदी संगति का असर गंदा हो जाता है। दारू पीने वाले लोगों के साथ, सिगरेट गांजा मारने वाले लोगों के साथ अगर आपकी संगति हो गई है, तो मैक्सिमम केसेस में, नॉट 100% केसेस में, मैक्सिमम केसेस में आप क्या करोगे, दारू सुट्टा गांजा मारोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी संगति का असर वैसा है, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप कर रहा है। पर वही अगर आपकी सात्विक लोगों से दोस्ती हो गई तो चांसेस वहाँ बढ़ जाती है कि आप भी एक सात्विकता की ओर कदम बढ़ा लो। एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो गए। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। अब ये क्या होते हैं दोस्तों, फिजिकल फैक्टर्स इन द सेंस आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, कलर क्या है, आपके जेंडर क्या है, ठीक है, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब भी बहुत डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। होता है कुछ लोग काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यार मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ या मैं छोटा हूँ, ऐसा वैसा हो जाता है। तो उससे लोग अपने आप को काफ़ी ख़राब मानने लग जाते हैं। सब लोग, किसी के बाल नहीं है ज़्यादा, बाल झड़ गए हैं, तो उसको अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उसका। कोई मोटा है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ऐसा होता रहता है। ये सब चीज़ें भी आपके पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। सिचुएशनल फैक्टर्स, सिचुएशंस के हिसाब से भी दोस्तों पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अचानक से कुछ आपदा टाइप का कुछ आ गया तो बंदा कुछ अलग रिएक्ट कर जाता है। कभी कभी बंदा गुस्से में कुछ अलग रिएक्ट कर जाता है, पर बंदे के इंटेंशन से वैसे नहीं होते। होता है ऐसा, कभी उसका माइंड सेट स्टेबल ना रहे तो वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है, एग्रेसिव हो जाता है। वही चीज़ें शायद माइट भी वो काम रहे, एक वो काम इंसान रहे। हेरिडेटरी कुछ चीज़ें दोस्तों आपको दी हुई भेंट मिलती है, भेंट से मिलती है, इनहेरिटेंस हो जाता है आपका, पेरेंट्स जनरेशन से आप पर भी चीज़ों को आ जाती है कुछ कुछ चीज़ें। जैसे आपका फेस कैसा है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, मसल कैसी है, आपकी एनर्जी लेवल कैसा है, ठीक है, बायोलॉजिकल रिदम्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें पेरेंट्स से भी आपको मिल जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है। फिर फैमिली और सोशल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी फैमिली में माहौल कैसा रहा है, पेरेंट्स का माहौल कैसा रहा है, घर में आपकी अपब्रिंगिंग कैसी होती है, ठीक है, कैसा माहौल घर पे रहा है, उस पर भी चीज़ों को काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है कल्चरल कल्चरल प्रोसेस। एक मिनट, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है, इसको मैं कर देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी एक है, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देते हैं ना, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक बंदा अपने आप को किसी और से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि भाई मैं बिल्कुल, मेरे रोल मॉडल है तो मुझे ऐसे ही बनना है। कोई भी आपका रोल मॉडल होगा तो आप कोशिश करते हो कि आप उसके जैसे ही बनो। आपकी मोटिव थोड़े वैसे हो जाती है, आप थोड़ा बहुत उससे फॉलो करने लग जाते हो, तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी शेप हो जाती है। कल्चरल फैक्टर्स डेफिनेटली इट प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल इन शेपिंग योर पर्सनैलिटी। Whatever culture and traditions you have been following, you are definitely influenced by that. So you can take the example, the people who are there in south, they behave differently, and the people who live in north, they behave differently.
Why they behave differently? Because the language which they speak, the culture and traditions which they are following, it differs a lot. So that's why they behave indifferently, they behave differently towards different culture. तो वही हो, कल्चरल फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बोलते हैं लोग, काफ़ी डिबेटेबल है, बट यस इट इज़ मेनली हेरिडेटरी, ठीक है। कुछ पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बट कुछ लोग हार्ड वर्क करके भी वो इंटेलिजेंट को बीट कर देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक है आप इंटेलिजेंट हो, बट मैंने काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जो इंटेलिजेंट हो के भी अपने फुल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो दे आर सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल। बॉयज़ अलग बिहेव करते हैं, गर्ल्स अलग बिहेव करती है, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड समाज में काफ़ी कुछ पहले तो चीज़ें काफ़ी अलग थी, काफ़ी स्टीरियोटाइपिंग तो चीज़ें महसूस थी ही हमारे पास की बॉयज़ ये काम अच्छा करते हैं, बॉयज़ बाहर का काम करते हैं, गर्ल्स घर का काम करती है। बट अब चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज हो रही है, चीज़ों को काफ़ी बेटर होने लग गई है गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से भी। बट हाँ, उस डिफरेंस के कारण भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी शेप हो जाती है, गर्ल्स लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें भी हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डेफिनेटली, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसी है दोस्तों, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। तो यही सब कुछ फैक्टर्स है दोस्तों जो आपको इम्पोर्टेंट थे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो हमारा कोर्स में है वो बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? जॉब एनालिसिस मतलब कुछ नहीं होता, आप लोग क्या करते हो कि कोई एक जॉब के बारे में, जैसे मतलब आप लोग को कुछ, आप लोग इन द सेंस जो HR लोग होते हैं उनको कोई एक जॉब का नोटिस डालना है, ठीक है, उनको रिक्रूटमेंट का कुछ एक आपको नोटिस भेजना है। तो जो भी जॉब का वो रिक्रूटमेंट का नोटिस भेजेंगे तो भाई वो कौन सी जॉब, उस जॉब में आएगा क्या, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन सी ड्यूटीज एक्चुअल में उस जॉब में, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसमें कौन सी स्किल्स रिक्वायर है, उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, उसके रेलेवेंट फैक्टर्स कौन से होंगे। तो ये होता है जॉब एनालिसिस करना, ठीक है। सब कुछ आप बताओगे कि आपकी सैलरी क्या होगी, ये सबको एनालाइज करना, मतलब ये काम करने में कितनी सैलरी यूजुअली होती है, अच्छा ये 50 लाख का काम है तो 50 लाख की सैलरी हम देंगे, फिर 20 हज़ार का काम तो 20 हज़ार की सैलरी देंगे इसमें, और इस 50 लाख के जॉब में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उस बंदे को, कितना वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, क्या क्या कंडीशंस होगी, वो कैसे काम करेगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, रोज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या होती है जॉब एनालिसिस, ठीक है। HR प्रोसेस में बहुत काम आती है, रिक्रूटमेंट के टाइम में, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम में बहुत काम आता है, ठीक है। अब देखो जॉब एनालिसिस में आते हैं दोस्तों, जॉब एनालिसिस में आते हैं JD बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, समझ गए। इसमें दो चीज़ें आती है दोस्तों। अब देखो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन को देखोगे अगर आप, तो उसमें क्या होता है कि आपको आपके जॉब में कौन सी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होगी, क्या नॉलेज आपको चाहिए, आप कौन सी डिग्री, बीटेक चाहिए कि MBA चाहिए भाई, बीटेक लगेगा कि MBA लगेगा, BSc लगेगा कि बीटेक लगेगा, ये सब जो होता है ना, कितने एक्सपीरियंस चाहिए हमें, 2 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, कि फ्रेशर के लिए भी काफ़ी है, उस बेसिस पे आपका जॉब स्पेसिफिकेशन बनता है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी आपकी उस जॉब में, ठीक है, क्या आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। जॉब डिस्क्रिप्शन, as the word description says that it is a document that outlines the tasks, responsibilities and to whom you have to report, वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो होता है यूजुअली रिक्रूटमेंट के टाइम में यूज़ होता है, क्यों, ताकि क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स है वो अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छे एम्प्लॉय मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी। मैंने बताया था आपको रिक्रूटमेंट में भी ऐसे ही होता है, रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या होता है, टू अट्रैक्ट न्यू एंड मोर एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ जॉब ओपनिंग ऑफ 5 people and if 5 people are applying for that and you want an immediate hiring for that job, then if the person is bad then also you have to recruit him यार, ठीक है।
But if there are 5 openings and 50 people are applying, the chances are more that you will get a good candidate for your job. तो आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी थोड़ी कम हो सकती है उससे, हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये भी डॉक्यूमेंट ही होता है, वो भी डॉक्यूमेंट है, ये भी डॉक्यूमेंट है। डिस्क्रिप्शन लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क बताता है आपका, और स्पेसिफिकेशन दोस्तों आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो बताता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो बताता है। समझ गए? डिफरेंस बहुत थिन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका MCQ में क्वेश्चन बन सकता है। यूज टू स्क्रीन कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हेल्प्स इंश्योर द राइट पर्सन इज सेलेक्टेड फॉर द जॉब बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड फिट। अब होता है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन क्या होता है? जॉब डिज़ाइन नाम नाम समझ में आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ जॉब टू ऑप्टिमाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, जॉब को आपको डिज़ाइन करना है दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर करना है ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आप ऑप्टिमाइज करो, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को आप बढ़ा पाओ, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है उससे अलाइन करा पाओ आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, उसके इंसेंटिव्स क्या होंगे। ठीक है, उस गोल्स को आप बता पाओ, प्रॉपर बता पाओ बंदे को। फैक्टर्स कैसी है भाई, उस बंदे के पास ऑटोनॉमी है या नहीं है, टास्क का सिग्निफिकेंस क्या है, फीडबैक दोगे, उसको एंगेज रखोगे, मोटिवेट करो। ठीक है, यही होता है। कैन इन्वॉल्व जॉब इनलार्जमेंट, इनरिचमेंट, रोटेशन और अदर टेक्निक्स। ठीक है, अब जॉब चेंज क्या होता है दोस्तों? जॉब चेंज क्या, जॉब चेंज भाई ऐसा आप बोल रहे होते हो अब मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, या तो मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहा हूँ एक ही रोल में, या मैं उसी कंपनी में दूसरा रोल को चेंज कर रहा हूँ। दो हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो करियर एडवांस, जैसे अब मैं पहले काम कर रहा हूँ, मैं एक मेटलर्जिकल इंजीनियर की तरह काम किया, फिर मैंने IT इंजीनियर की तरह भी काम किया, अब मैं MBA करके एक मैनेजरियल रोल की तरफ जा रहा हूँ। माइंड भी मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाऊँ जहाँ पे पहले काम करता था, बस मेरा रोल डिफरेंट हो जाए, या मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाऊँ और मेरा रोल भी डिफरेंट हो जाए, या मैं एक से दूसरी जगह चले जाऊँ। ये होता है आपका जॉब चेंज। और ये क्यों होता है? अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, या इंसेंटिव्स आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, या आप दूसरे रोल में जाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है अपनी पर्सनल नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग। तो वही होता है द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इधर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और एट डिफरेंट कंपनी, can be motivated by various factors like career advancement, financial opportunities, dissatisfaction with the current role, or seeking new challenges. Careful planning and consideration are crucial for a successful job change. ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में दोस्तों कंफ्यूज मत होता। रिक्रूटमेंट एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसा आप पेपर में देखते होंगे कि अभी इस PSU का रिक्रूटमेंट लिखा है, जैसे CSIR का रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो इसका मतलब है भाई देखो इतनी पोस्ट है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं होता, रिक्रूटमेंट मतलब आप अप्लाई करो, हम लोग के पास ओपनिंग्स आई है, प्लीज़ अप्लाई ऑन आवर पोर्टल, वी विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रिटन और इंटरव्यू टेस्ट, एंड वी विल बी स्क्रीनिंग यू on basis of your resumes, on basis of your qualifications, on basis of your written test, or on basis of the interviews, on your interpersonal skills. It can be different thing, can be n number of things. On basis of that, procedures, rules, guidelines, we will be eliminating you. Basically it is an elimination process होता है ना। एक पल में खुशी दिखा देना वो रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन एक पल में दुख दिखा देना। हाँ, पर सिलेक्शन जिनका हो गया वो तो खुश होंगे। तो ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। रिक्रूटमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर ओपन पोजीशंस। बट सिलेक्शन एक डिफरेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन एक डिफरेंट प्रोसेस है। Involves various activities like writing job descriptions, advertising vacancies, screening resumes, conducting interviews and making hiring decisions। देखो ये रिक्रूटमेंट है। आपकी जो नोटिस आती है ना, आपकी पास एडवर्टाइजमेंट आता है ना, वो रिक्रूटमेंट होता है। वैकेंसीज इतनी निकली है, फिर आपका स्क्रीनिंग भी होता है, फिर आप जब आप चले जाते हो उसमें, जैसा अभी अभी आप CSIR का एग्ज़ाम लिखने जाओगे, उसके बाद जब उसके बेसिस पर आपके स्कोर्स के बेसिस पर वो छूटेगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएगा वो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड वर्कफोर्स। बिल्कुल सही बात है। अच्छी रिक्रूटमेंट, जितनी ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे आपकी जॉब में, उतना अच्छा आपका वर्कफोर्स बनेगा, उतने टैलेंटेड लोग आपके पास आएंगे। ठीक है,
दोस्तों इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये सब लेक्चर में। और अगर आपको ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ कनेक्ट रहिए इस क्लास में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।